चलिए अब शुरुआत करते हैं जहाँ से हमारा जो टॉपिक छूटा था। जहांगीर काल में जिस प्रकार से चित्रकला का विकास हुआ, जहांगीर काल में किस प्रकार से चित्रकला अपने उन्नति के शिखर में पहुंची। मैंने आपको पूर्व में ये बताया था कि भैया किस प्रकार से जो ये आप देख पा रहे हो कि बाबर आया था, हुमायूं आया था, अकबर आया था, जहांगीर आया था, शाहजहां आया था और औरंगजेब। तो इस प्रकार से जो शासकों का ये क्रम रहा, किसके समय में स्वर्ण काल को प्राप्त हुई, किसके समय में चित्रकला अपने प्रारंभिक दौर पर ये पनपी। तो ये तमाम चीज़ें आपको पूर्व में मैंने आपको बाबर बता दिया है, हुमायूं बता दिया है, अकबर के बारे में चर्चा हो गई है। आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके जहांगीर के समय की हम बारे में बात करेंगे। तो अकबर के समय में ही क्या होता है, जो चित्रकला का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। इसी के समय में चित्रकला कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर पर ये रही। और साथ ही जो जहांगीर है, जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपने स्वर्ण काल में या उत्कृष्ट काल में ये पहुंची। तो क्या रहा, किस प्रकार से चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का समय रहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें जहांगीर, जो सम्राट जहांगीर है, जहांगीर के समय में किस प्रकार से चित्रकला अपने चरम पे रही या कहीं स्वर्ण काल को जो प्राप्त रही, तो अपने जो हेरात में किस प्रकार से अरगाजा राजा के नेतृत्व में किस प्रकार से आगरा में एक चित्रशाला का जिस प्रकार से निर्माण जहांगीर द्वारा किया गया था। जहांगीर ने क्या किया था, अपने जो हस्तलिखित जो ग्रंथ थे उनके विषय में जिस प्रकार से चित्रकारी करने के लिए किस प्रकार से उसने पद्धतियों को समाप्त किया, और साथ ही किस प्रकार से उसने अनेक स्थानों पर जाकर किस प्रकार से छवि चित्रों का प्रयोग करा, और साथ ही प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करा, किस प्रकार से उन पद्धतियों को उसने अपनाया। और साथ ही अगर कहें जहांगीर के समय में जिस प्रकार जो प्रमुख जो चित्रकार रहे, फारूक बेग हो गया, दौलत हो गया या मनोहर हो गया, साथ ही अगर हम कहें जो बिशनदास हो गया, मंसूर हो गया, साथ ही अब्दुल हसन हो गए, ये जो तमाम जो मैंने चित्रकारों के जो नाम लिया आपके सामने, ये क्या थे, आपके जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकारों की श्रेणी में इन चित्रकारों को रखा जाता है। देखिए पहले फिर दोहरा देता हूँ, आपका फारूक बेग हो गया, दौलत हो गया, मनोहर हो गया, आपके बिशनदास हो गया, मंसूर हो गया, अब्दुल हसन हो गया, ठीक है। ये इसके दरबार के क्या थे, प्रसिद्ध ये चित्रकार थे। और फारूक बेग जो था उसने बीजापुर के जो शासक सुल्तान थे आदिल शाह के चित्र बनाया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर का ऐसा कौन सा चित्रकार था, कौन सा चित्रकार था जिसने आदिल शाह का जो चित्र बनाया था, कौन था बताइए, का जो चित्र बनाया था किसने बनाया था, बताइए। बताइए आरती। देखिए अबुल हसन नहीं बेटा, जो जहांगीर काल का अगर हम बात करें, जो जहांगीर काल का जो प्रसिद्ध जो चित्रकारों की श्रेणी में हमने जो तमाम चित्रकारों का नाम लिया, ठीक है, उनमें एक चित्रकार था, उसका नाम था फारूक बेग था। इस फारूक बेग ने आदिल शाह का एक चित्र बनाया था, याद रखिएगा, आदिल शाह का ये इसके द्वारा एक चित्र बनाया गया था। ये जो आदिल शाह था ये आपके बीजापुर का, ये कौन था, ये अगर ये कौन था पूछा जाएगा तो ये बीजापुर का शासक था, ठीक है, बीजापुर का ये शासक था, ठीक है। आदिल शाह का चित्र आपके किसने बनाया था, आपके फारूक बेग ने इसका ये चित्र बनाया था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और जहांगीर का चित्रकला का सबसे बड़ा पारखी चित्रकार कौन था, ये मुझे कोई बताएगा। ये जितने भी जो शासक थे, अगर हम बात करें, जैसे आपके मंसूर हो गया, बिशनदास हो गया, ठीक है, और ये अब्दुल हसन थे, ये इसके कुशल अबुल हसन करके, ये क्या थे, इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में इनको गिना जाता है। और जहांगीर की अगर हम बात करें, जहांगीर एक स्वयं ही क्या था, बहुत बड़ा ये कुशल चित्रकार के रूप में, ये पारखी के रूप में ये माना जाता है। बहुत कला के क्षेत्र में इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ये कहें इतना बहुत बड़ा विद्वान ये था। और जहांगीर के समय में जिस प्रकार से चित्रकला अपने स्वर्ण काल में प्राप्त हुई, और इसी के काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी जाती है। और अगर हम देखते हैं जहांगीर के शासनकाल को देखें, तो जहांगीर काल में अगर मुगल शैली की अगर हम बात करें, मुगल शैली में जिस प्रकार से मनुष्य के चित्र बनने, और साथ ही
एक स्थान पर विभिन्न कलाकारों द्वारा जिस प्रकार से चित्रों को आयाम दिया गया, ठीक है, और एक ही समय में विभिन्न चित्रकारों के द्वारा, चाहे वो मुख का चित्र हो या शरीर का चित्र हो या पैरों का चित्र हो, उनको चित्रांकन करने का इसके समय में रिवाज था। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जागीर के समय में ऐसा कौन सा रिवाज था चित्र बनाते समय का, अगर पूछा जाता है तो आपको बताना चाहिए मुगल शैली में मनुष्य के चित्र बनाते समय एक रिवाज था। वो क्या करता था, विभिन्न चित्रकारों को बैठाता था, कभी किसी का मुख बनाने के लिए कहा जाता, किसी का होंठ बनाने के लिए कहा जाता, किसी का शरीर को बनाने का चित्रांकन किया जाता, किसी का हाथ पैरों को बनाने का चित्रण की यहाँ पर चित्रण करने की यहाँ पर क्या था, एक रिवाज था। और जागीर का ये दावा था कि वो किसी भी चित्रकार द्वारा कोई भी अंग का या किसी भी चित्र कला को बनाया गया, मान लीजिए ये बहुत बड़ा पारखी चित्रकार था, ये अपने सप्ताह में अपने वहाँ पेंटिंगों की चित्रशाला में कंपटीशन कराया करता था। अगर कोई भी चित्रकार किसी भी प्रकार की पेंटिंग बनाया करता था, अगर उनको सब पेंटिंगों को मिक्स कर दिया जाता था तो इसके सामने अगर ले जाया जाता था, वो उस पेंटिंग को निकाल के बता दिया करता था कि इस पेंटिंग को फलाने फलाने चित्रकार द्वारा बनाया गया था। आपको पता होगा, ये कहावत भी है कि एक शख्स ने अपने जो काली गाय थी, काली गाय का दूध भी आपके डेयरी में जाकर पहचान लिया था कि ये दूध मेरी गाय का है। तो इतना ज्यादा पारखी जो पशुपालक था, वो भी अपने इतना ज्यादा पशुपालक जो था, उसने अपने काली गाय का दूध तक पहचान लिया था। उतना ही उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो जहांगीर भी निपुण ये शासक के रूप में गए, चित्रकला के रूप में ये जाना जाता है कि कोई भी किसी ने भी कहीं पर, मान लीजिए एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग में 10 चित्रकारों ने काम किया है, किस चित्रकार ने क्या करा है उसके सामने पेंटिंग नहीं बनी है, मगर वो बता देगा कि इस चित्रकार ने इसके हाथ बना के, इस चित्रकार ने इसने पैर बना के, आंख बना के, ये तमाम चीजों को ये बता दिया करता था। इतना ज्यादा क्या था, ये निपुण चित्रकार था, ठीक है। इसके समय में ही अगर हम बात करें, जागीर के समय में ही आपके शिकार के, युद्ध के, साथ ही राज दरबार के चित्रांकनों को, दृश्यों को इसमें चित्रांकन किया गया। और जागीर काल में अगर देखें, मनुष्यों का भी हो गया, जानवरों का भी हो गया, और इसके दरबार में जैसे साधु संत आते थे उनका भी यहाँ पर क्या किया जाता है, चित्र बनाए जाते थे, और यहाँ पर गरीबों के ऊपर आधारित चित्र बनाए जाते थे, और जनमानस के भी यहाँ पर चित्रों का चित्रांकन किया जाता था इसके द्वारा। और इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार ये था जिसका नाम मंसूर था। इसने क्या करा, मनुष्यों के चित्र बनाने में क्या था, ये बहुत ज्यादा निपुण था, और मंसूर द्वारा ही एक विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। वो चित्र कौन सा है बताइए? बाज का। हाँ, ये बाज का जो टर्की का जो चित्र था, ये मंसूर द्वारा बनाया गया था। ये जो चित्र था ये विश्व प्रसिद्ध ये चित्र था। और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको तो ये पता है कि मंसूर द्वारा बाज का ये चित्रांकन किया जाता है। कभी आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में ऐसा कौन सा चित्रकार था जो मनुष्य के जो चित्र बनाने में क्या था, वो बहुत ज्यादा निपुण था, या कहीं उस समय उसका प्रचलन ये था कि ये बंदा ही क्या बनाएगा, मनुष्यों का चित्र बनाने का ये प्रचलन उसके समय में था। वो बंदा कोई और नहीं, वो मंसूर था। मंसूर ही क्या करता था, ये मनुष्यों के चित्र बनाने में ये बहुत ज्यादा निपुण था। और जहांगीर के, अगर जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर के जो निर्देशन में अगर बात करें, जिस प्रकार से जो चित्रकार होते थे, किस प्रकार से चित्रकार में, जैसे दौलत, जैसे इसका जो चित्रकार था दौलत है, उसने अपने साथ जिस प्रकार से चित्रकार जो उसके चित्रकार थे, जैसे अगर मैं बात करूं उसका साथ एक जो बिशनदास चित्रकार था, उसने गोवर्धन और साथ ही अब्दुल हसन के चित्रों में क्या करा था, स्वयं अपना क्या किया था, एक व्यक्ति चित्र बनाया था। वो चित्र उसके द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा चित्रकार था जिसने बिशनदास के जैसे गोवर्धन और साथ ही अब्दुल हसन का जो चित्र, और साथ ही कहें तो उसने स्वयं का भी अपना चित्र बनाया था। वो कौन व्यक्ति था? वो दौलत वो व्यक्ति था, वो चित्रकार था जिसने ये चित्रों को बनाया था। और अगर हम कहें सम्राट जो जहांगीर था, जहांगीर ने अपने समय में, अगर हम बात करें, इसने अपने समय में जिस अग्रणी चित्रकार जो इसके साथ रहा, या कहें जो अग्रणी चित्रकार था, बिशनदास को इसने फारस के जो साथ थे ना, जो फारस के जो शासक थे, उनके जो अमीर दोस्त हैं या अमीर लोगों का इन्होंने क्या कह रहे हैं, जो उनके पड़ोसी या दोस्त जो थे, जो फारस के जो राजा थे, इसने वहाँ फारस इसको भेजा, और
इसने ये आदेश करा कि भैया तू वहां जा, उनके परिवार के व्यक्ति चित्रों को बना, उनके परिवार के पूरे चित्रों को बना। तो ये व्यक्ति जो था बिशनदास ही वो था जिसने फारस के जो शेख थे उनका क्या करे, जो अमीर व्यक्ति थे उनके परिवार के जितने भी चित्रों को यथार्थ रूप में उनके छवि चित्र बनाए, और साथ ही इसको फारस भेजा गया, वहां इसने चित्र बनाए। और जहांगीर का अगर हम कहें सबसे विश्वसनीय चित्रकार किसे माना जाता है, कभी क्वेश्चन बनता है, तो वो कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह नहीं था। देखिए जहांगीर का जो सबसे विश्वसनीय जो चित्रकार जो था वो मनोहर था। मनोहर ही, याद रखना, मनोहर वो व्यक्ति वो चित्रकार था जो जहांगीर का सबसे विश्वसनीय चित्रकारों की श्रेणी में ये पहले नंबर पे आता था। इसके समय में सबसे अधिक क्या करें, जो छवि चित्र, जिसे व्यक्ति चित्र की बात करें, छवि चित्रों का निर्माण इसी के समय में हुआ था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जहांगीर के समय में अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय में जो उसके जो चित्रकार हुआ करते थे दरबार में, और साथ ही हाथी में बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाया, धनुष बाण के चित्र, साथ ही शिकार के दृश्यों का चित्रांकन उसके समय में किया गया। और देखिए शिकार का पीछा करते हुए चित्रों को बनाया गया। साथ ही अगर हम कहें जुलूस निकालते हुए युद्ध का चित्र, युद्ध स्थल के चित्र बनाए गए, युद्ध के मैदान के चित्र बनाए गए, और साथ ही पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया और प्रकृति का चित्रांकन किया गया, फूल पौधे वृक्ष। साथ ही अगर हम कहें जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया, इसमें जैसे जो घोड़ा था, शेर था, चीता था, ये बहुत ढेर सारे ऐसे जानवरों के इसके द्वारा चित्रों को अपना क्या करा, इसने प्रमुख विषय के रूप में इसने मान के रखा था। और जहांगीर के समय में क्या करता था, जहांगीर के समय में जितने भी चित्रकारी होते थे वो जो घटनाक्रम जो घटता था, जो सच्ची घटनाक्रम था, जो त्वरित घटनाक्रम घटता था, उन घटनाओं का भी क्या करता था, ये चित्रांकन किया करता था, याद रखिएगा। और मुगल चित्रकला की अगर हम बात करें तो फारसी प्रभाव से अगर हम देखें पूर्ण रूप से क्या थी, जो जहांगीर की जो चित्रकला थी वो पूर्ण रूप से जो फारसी प्रभाव से क्या थी, मुक्त ये रही थी। और आपको मैंने कहा था कि भैया ये पर्सी ब्राउन था, पर्सी ब्राउन ने जहांगीर के शासनकाल में भी अपने व्यक्तित्व दिया है। और उसने कहा कि भैया जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला में अगर हम बात करें तो उसका वास्तविक आत्मा इसमें क्या होती, लुप्त हो गई थी, याद रखिएगा। किसने कहा था, कौन सा वो शख्स था जिसने कहा था कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला की वास्तविक जो आत्मा थी वो लुप्त हो गई थी? वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कोई और नहीं, पर्सी ब्राउन था। उसने ही ये शब्दों को गढ़ा था कि भैया जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला की जो वास्तविक आत्मा थी ना, तो वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। और इस समय जो चित्रकला में जिस प्रकार से भारतीय पद्धति का विकास हुआ, इसके चित्रों में जिस प्रकार से भारतीय चित्रकला का विकास हुआ, उसमें जिस प्रकार से क्रियान्वित किया गया। और अगर हम देखें यूरोपीय प्रभाव में, जिस प्रकार से आपने देखा होगा यूरोपीय प्रभाव में हमने अकबर के समय में अकबर के समय में किस प्रकार से चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव हमें देखने को मिला, और वो उसके समय तक भी जारी रहा, और अब भी अगर हम कहें तो वो जारी रहा था। तो अगर हम जहांगीर के शासनकाल को देखें तो उसके शासनकाल में उतना यूरोपीय और साथ ही फारसी चित्रकला का प्रभाव ये क्या था, कहीं ना कहीं विलुप्त तो ये हो गया था, और उसके समय में ये तमाम चीजें हमें देखने को नहीं मिले। और देखिए हम ये पढ़ते हैं कि उसके समय में एक उस्ताद मंसूर था, वो जो मंसूर था उसने एक दुर्लभ पशु का चित्र या पक्षी का चित्र बनाया था, और दुर्लभ पशु पक्षियों का ये चित्र बनाया करता था। उसमें अगर एक शब्द आता है बिल्ले पक्षियों का चित्र ये बनाया था, जो आपके विलुप्ति की कगार में थे, जो बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे बिल्ले और साथ ही ऐसे अनोखे पशुओं के या पुष्पों के या फूल के चित्रों को ये इसके द्वारा बनवाया गया था। और बहुत ऐसे चित्र इसके समय में बने, इसके जो प्रमुख जो चित्रकार थे वो उसमें बनाया करते थे। और अगर एक चीज और बता दूं, और एक महत्वपूर्ण कृति इसके समय में बनी, आपको याद होगा साइबेरियन सारस करके एक चित्र बना था, पता है आपको? बताइए, बताओ। साइबेरियन सारस का एक चित्र बना था, याद है आपको, जहांगीर के शासनकाल में? बताइए, बताओ। जहांगीर सारस, साइबेरियन सारस,
बताओ। सर नहीं पता। ठीक है, याद रखो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में मैंने क्या कहा कि जिस प्रकार से इसके समय का जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो उस्ताद था जो चित्रकला के क्षेत्र में, जो उस्ताद मंसूर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मंसूर जो था वो क्या करता था, दुर्लभ पशु पक्षियों का ये चित्र बनाते थे, जो बिल्ले ही कभी दिखाई पड़ते थे, ऐसे पशु पशु पक्षियों का ये अनोखे चित्रों को ये निर्मित करता था। और ये जो था ये बहुत बेहतरीन ये चित्रकार था, चित्रों को ये बनाया करता था। और जो मंसूर था उसके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण एक कृति रही, या उसके समय द्वारा जो एक महत्वपूर्ण कृति इसके द्वारा बनाई गई थी वो थी आपकी साइबेरियन सारस करके था। और साथ ही एक और था, बंगाल का एक पुष्प था, उस पुष्प का ये चित्र जो बनाया गया था वो मंसूर द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। और उस्ताद जो मंसूर था वो पक्षियों का, विशेषकर पक्षियों का विशेषज्ञ, और साथ ही अब्दुल हसन को हम जो जानते हैं, देखिए मंसूर को किस रूप में जाना जाता है, पशुओं जो पक्षियों का विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके समय में बहुत ढेर सारे चित्रों बने थे, चाहे हम मोर, शेर या जंगली जानवरों के जो चित्र बनाया करता था, पुष्पों के चित्र भी इसके द्वारा बनाए गए थे। मैंने जैसे कहा कि भैया साइबेरियन सारस हो गया आपका, और बंगाल का एक फूल हो गया, और ये तमाम चित्र बनाए। और मंसूर जो व्यक्ति था वो आपकी क्या था, आपका पक्षी चित्र में ये विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। और एक अब्दुल हसन करके वो व्यक्ति था जो चित्रकार, तो वो विशेषकर क्या था, व्यक्ति चित्र बनाने में क्या था, ये विशेषज्ञ का ये या तो कहेंगे या निपुण ये चित्रकार माना जाता था। और यूरोपीय प्रभाव वाले जो चित्रकारों में मिस्कन करके एक चित्रकार था जिसके चित्रों में विशेषकर जो यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता था। अगर वो कोई भी चित्र बनाता था तो उनके चित्रों में विशेषकर एक प्रभाव हमें हमेशा देखने को मिलता था, वो था आपका यूरोपियन प्रभाव उसकी चित्रकारी में दिखता था। वो मिस्कन करके वो चित्रकार का नाम है। वो उस समय यूरोपीय शैली का जो चित्र बनाया करता था, वो उस समय का यूरोपीय चित्रकारों की श्रेणी में प्रथम श्रेणी का ये चित्रकार था, या कहें सर्वश्रेष्ठ ये चित्रकार माना जाता था। और जो जहांगीर के काल में अगर मैं बात करूं, एक छोटे से आकार का चित्र बनाने की यहाँ पर परंपरा रही है, हम जिसे लघु चित्रों की हम बात करते हैं। ठीक है, इस समय एक बहुत छोटे चित्र बनाने की यहाँ पर परंपरा थी, जिसे पगड़ी पर लगाया जाता था, याद रखिएगा, जिसे क्या करता था, पगड़ी पर ये लगाया जाता था, या फिर कहें गले पे पहना जाता था। और जो चित्र होते थे, जो छवि चित्र जो बनाते थे, उसमें छवि चित्र बनाने का यहाँ पर क्या था, परंपरा ये या कहें परंपरा ये या प्रचलन ये था। और साथ ही अगर हम देखें जो चित्रकला में विशेषकर अगर हम देखें तो चित्रकला में मुर्के शैली, या जिसे हम एल्बम के रूप में भी हम जानते हैं, और साथ ही जितने भी चित्र बनाए जाते थे, जितने भी अलंकृत करके जो चित्र बनाए जाते थे, उनमें जो हाशिए होते हैं, हाशिए को विकसित किया गया था, हाशिए को बनाया जाता था उसके समय में, याद रखिएगा। और ईरान के जो शाह थे, ईरान के जो राजा थे शाह का यहाँ पर जब क्या करा था, जो जहांगीर द्वारा उनका स्वागत करते हुए जहांगीर का चित्र दिखाया गया है। ईरान के एक जो शाह थे, शाह अब्बास है उनका नाम। देखिए जो ईरान के जो शाह थे, शाह अब्बास का स्वागत करते हुए जहांगीर का एक चित्र बनाया गया है। और दर्जन मेरी करके एक चित्र बनाया गया है। और साथ ही क्या कहते हैं, एक चित्र को पकड़े हुए जहांगीर का चित्र बनाया गया है। और एक चित्र और था, वो चित्र का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। देखिए अकबर के कटे सर को लात मारते हुए चित्र भी बना हुआ है। मालिक अकबर का एक मलिक था, मलिक अकबर के जो सर का एक चित्र बनाया है, जिसमें जहांगीर क्या कर रहा है, उसको लात मारते हुए जहांगीर का चित्र दिखाया गया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो मलिक अकबर के कटे सर को लात मारते हुए किसका चित्र दर्शाया गया है, क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए वो जहांगीर व्यक्ति था। और जहांगीर कालीन एक बहुत ढेर सारे प्रमुख चित्रकार रहे जिन्होंने चित्रकला को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखिए एक चीज और बता देता हूँ, हम जहांगीर काल को हमने पढ़ा था, तो जहांगीर काल का जो समय था वो 1605 से कितना था, कोई बताएगा? जहांगीर का जो शासन काल रहा वो 1605 से 1627
तक का इसका समय रहा। 1605 से 1627 तक का इसका जो समय रहा, इसका ये समय रहा। देखिए जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि भैया जो अकबर के पश्चात जिस प्रकार से जहांगीर उसका गद्दी का जो उत्तरदायित्व बना और जहांगीर क्या था, जो मुगल सिंहासन पर जब बैठा, ये 1605 में क्या हुआ था, ये एक तरीके से आड़ू किस्म का ये व्यक्ति था, ये अजीब टाइप का व्यक्ति था। अगर आप जहांगीर को देखोगे ना, जहांगीर को अगर आप पढ़ोगे तो जहांगीर किस प्रकार का व्यक्ति था आपको पता है। ये बहुत ही मस्त मौला घुमक्कड़, एक या कहें मस्त करने वाला ये व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में बहुत अजीब टाइप का इसका बर्ताव रहा, या कहें अलग टाइप का ये बंदा रहा। अगर हम देखिए जो सम्राट था, अगर मैं कहूँ मुगल सम्राट जो रहा अकबर के पश्चात जो उसके गद्दी का जो वारिस बना वो जहांगीर बना, और मुगल सिंहासन पर 1605 में क्या बैठा, आड़ू करके ये बैठा, ये क्या बोलते हैं, 1605 में ये गद्दी में बैठा। ठीक है, ये 1605 में जिस प्रकार ये गद्दी में बैठा, कुछ विद्वानों का मानना भी है कि भैया ये राजनीतिक के तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, कलात्मक जगत में जिस प्रकार से अकबर का जिस प्रकार से एक महत्व या कहें विशिष्ट योगदान था, अकबर के काल से ये प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। और अकबर के समय में ही चित्रकला क्या हुई, अपने चरम पर ये पहुंची। और जहांगीर के समय में दिखाया गया है कि भैया किस प्रकार से जहांगीर ने चित्रकला में अपना अहम योगदान दिया। अकबर के समान अगर हम बात करें, जब उसके पुत्र के तौर पर जहांगीर क्या था, एक बहुत ही अधिक कुशल ये शासक के रूप में सामने आया। और अकबर के समान ही उसने क्या करा, जो अकबर द्वारा जो प्रचलित जो परंपराएं थी ना, उन परंपराओं को कहीं ना कहीं इस व्यक्ति द्वारा संजोया गया। और अगर देखें जहांगीर शास्त्रीय कला में भी एक ऐसे चित्रों का ये निर्माण इसने के द्वारा कराया जो आपके देश में नहीं विदेशों में के बहुत ढेर सारे संग्रहालय हैं, जहां पर जहांगीर द्वारा जो शास्त्रीय कला में भी इसने चित्रों को बनाए। आज दुनिया भर के जो संग्रहालय में कहीं ना कहीं उन संग्रहालयों की ये शोभा ये बढ़ा रही है। देखिए जहांगीर हिंदू माता के सपूत ये माने जाते थे। देखिए ये क्या कहा जाता है, हिंदू जहांगीर क्या था, हिंदू माता माँ का एक सपूत के रूप में ये माना जाता था। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, भारतीय संवेदनाएं उसको जन्मजात ही इस यहाँ मिली थी, क्योंकि भारत में पैदा हुआ। कहीं ना कहीं ये जो हिंदू के रूप में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कहीं ना कहीं इस मिट्टी से जुड़ा रहा। और साथ ही जिस प्रकार से भारतीय संवेदनाएं इसके अंदर जन्मी और उसको जन्म से ही जन्मजात रूप से इसको मिली, और उसने जिस प्रकार से चित्रों का निर्माण करा और जिस प्रकार से इसने उच्च कलात्मक मूल्यों की कसौटी पर ये खड़ा उतरा। और उनके चित्रों की अगर हम बात करें, विशेषकर देखिए याद रखिएगा, जो चित्र थे, जो इसके समय के जो चित्र थे, कहीं ना कहीं उन चित्रों में किस प्रकार से नए तत्वों का विकास किया, उनको स्पष्टता से इसने प्रकट करा, और किस प्रकार से मानविक अनुभूतियों को जिस प्रकार से पात्रों के रूप में इसने प्रस्तुत किया, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं में किस प्रकार से अभिव्यंजना रूप में, जिस प्रकार से तत्कालीन रूप में चित्रों का मूल रूप में इसने निर्माण करा, हम कहें चाहे ओवरऑल जिसमें मैंने अभी पूरा जिक्र करा किस प्रकार से इसके तमाम चीज़ें हुई। आपको बता दूं, एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं वासपति ग्यारोला जी जो रहे, उन्होंने भी जहांगीर के बारे में कुछ शब्दों का जिक्र किया गया है। उसके द्वारा ये कहा, उनके द्वारा कुछ शब्दों का जिक्र किया गया है, मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा था कि भैया भारत में मुगल शैली का जो समय का जो प्रारंभ हुआ वो अकबर के शासनकाल में हुआ, और जो अपनी उन्नति के दौर पर जो ले गया, जो कलात्मक धैर्य जिसके अंदर था, जो नए कला के आयामों को खोजता रहा, उसके विकास में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करा, वो कोई और व्यक्ति नहीं, वो आपके जहांगीर के समय में जिस प्रकार से मनुष्यों का चित्रों का निर्माण किया गया, उनके आचरणों का, उनकी भावनाओं का, और साथ ही उनके अनुरूप जिस प्रकार से चित्रकला
पनपी और चित्रकला के समय में जिस प्रकार से जागीर का स्वर्ण काल रहा, तो कहीं ना कहीं जागीर के समय में जिस प्रकार से रंगों का निर्माण हुआ, उनको जिस प्रकार से जिस ढंग से उनको रचा गया और जिस प्रकार से उनका प्रयोग किया गया, रंगों की अतिरिक्त अगर हम बात करें जागीर के शासनकाल में जिस प्रकार से रेखाओं का प्रयोग किया गया, और साथ ही जागीर कालीन अगर चित्रकारों ने, अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से अपनी जो उनके अंदर जो योग्यताएं थी, योग्यताओं का किस प्रकार से कुशल परिचय दिया, और साथ ही जिस प्रकार से वस्त्र आभूषणों की को जिस प्रकार से रचा और उनको किस प्रकार से यथार्थ दृष्टि में उन्होंने रखा। और ऐसे बहुत से प्रासंगिक प्रसंग आते हैं हमारे सामने, जैसे मीनाकृति आंखें बनाई गई और साथ ही संपूर्ण मुखाकृति इसके समय में बनी, और साथ ही अगर हम बात करें हाथों में जो, और साथ ही हाथों का चित्रांकन जागीर के समय हुआ। आपके चाहे मैं कहूँ शरीर का चित्रांकन हुआ, पैरों का चित्रांकन हुआ, हाथ का चित्रांकन हुआ, शरीर के प्रत्येक अंग का चित्रांकन इसके समय में हुए। और जिस प्रकार से मुखाकृति की बारे में मैंने चर्चा करी थी आपसे पूर्व में, हाथों का चित्रांकन किस प्रकार से किया गया था। जागीर के समय में बड़े बड़े चित्रकार ये क्या थे, इसके शासनकाल के अंदर रहे और बहुत ज्यादा ये निपुण ये रहे। और अगर हम देखें विशेषकर जागीर के शासनकाल को, तो कहीं ना कहीं जागीर का जो समय था चित्रकला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विशिष्टताओं में या कहें वो अपने उस पूर्ण स्वरूप में प्रकट उसके द्वारा किया गया। और इस काल में जिस प्रकार से चित्रों में अलंकारिकता आ रही थी, साथ ही उसके स्वाभाविकता उसके साथ दिखे थे, समावेशिकता उसमें थी, और साथ ही अगर हम कहें कहीं ना कहीं जो उसके सौंदर्य को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से सौंदर्य का एक प्रतीकात्मक बिंदु के रूप में जागीर के चित्रकारों ने रखा है, जागीर के समय में रहा। और ऐसा भी माना जाता है कि सौंदर्य में जिस प्रकार से निराले जिस प्रकार से चित्रों का समावेशित सूक्ष्म रूप से करें, या आप अगर देखें दृष्टि रूप में किया गया है या बड़े चित्रों के रूप में किया गया, जागीर के अगर हम बात करें तो जागीर ने कहीं ना कहीं व्यक्ति चित्रों का वास्तविक जीवन से परिचय करा, आत्मसात कराया इसके द्वारा। और जागीर का जो आत्मकथा है तुर्क के जागीर से हमें ये तमाम वर्णन देखने को मिलता है, उसके बारे में हमें संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और साथ ही जागीर का एक पवित्र उदारवादी हृदय के रूप में भी हमें देखने को मिला। साहित्य में किस प्रकार से उसकी रुचि थी, संस्कृत के रूप में किस प्रकार से वो पारखी था और दूरदर्शी ये तो था ही, और पारखी विद्वान के रूप में भी ये चित्रकला के प्रति जिस प्रकार से इसकी प्रेरणा रही। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें मिलाकर जो जागीर के शासनकाल को एक जीवन प्रदान करती है, कहीं ना कहीं स्वर्ण काल की संज्ञा इसी के समय में ये दिया जाता है। आपको एक चीज और बता दूं, 1613 की बात है। 1613 में मेवाड़ के जो राजा रहे, आपके कभी क्वेश्चन बनता है कि 1613 में मेवाड़ के राजा कौन रहे, तो उस समय जो वहाँ के जो राजा थे अमर सिंह को इसके द्वारा हराया गया। और 1620 में उन्होंने क्या करा, जो कांगड़ा शैली थी, कांगड़ा जो क्षेत्र था उसको जीता। और साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ जो बहुत ढेर सारे से राजपूत राजाओं को, ऐसे बहुत से ऐसे जो राजा थे जिनके साथ इसकी दुश्मनी नहीं थी, उनके साथ इसके बहुत अच्छे मधुर संबंध भी इसके रहे। और उसने अपने दरबार में उन राजाओं को बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन किया। और उसने क्या करा, उन राजाओं को अपने जो प्रसाद पर्यंत, हम जो कहते हैं कि प्रसाद के बाहर एक प्रकार से रखा, और चैन ऑफ जस्टिस स्थापित इसके समय में करा कि इसके समय में प्रसाद पर्यंत जो रहते थे एक प्रकार के चैन ऑफ जस्टिस इसके समय में स्थापित हुआ। और जिससे कि कोई भी जो बादशाह होता था वो सीधे क्या कर सकता था, जागीर से कहीं ना कहीं संवाद कर सकता। ये नहीं कि आप उसके मंत्री से मिलो, ये मिलो। तो कहीं ना कहीं जो इसने चैन ऑफ एक जस्टिस जो स्थापित किया था, इससे क्या था, कोई भी जो बादशाह था वो बादशाह से सीधे संपर्क में स्थापित कर सकता था, और जो राजा था उस राजा से क्या करता था, मिल जाता। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो जागीर है, जागीर लव ए नेचर के बारे में बात करेंगे कि जागीर का जिस प्रकार से प्रकृति के प्रति प्रेम था, आप सभी को पता है कि जागीर क्या था, एक बहुत ही महान शासक के रूप में ये उभर के सम्मुख से आए। ये कहें ये महान शासक के साथ साथ ही अगर हम बात करें एक अद्भुत कला पारखी के रूप में भी, और साथ ही समाज सुधारक के रूप में भी, और अगर हम बात करें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला एक ऐसा शासक, या कहें ऐसा मिला जुला स्वरूप, एक सानिध्य, ये पीर ये राजा था जो बहुत
चीजें को पसंद किया करता था। और अगर हम देखें इसके जीवन काल को, तो इसके जीवन काल में किस प्रकार से प्रकृति निरीक्षण को, किस प्रकार से पर्वतों पर विचलित करते हुए इसको दर्शाया गया है, और साथ ही किस प्रकार से प्रकृति की प्रेम के गुणों को किस प्रकार से इसने अपने जीवन में यथार्थ करा, किस प्रकार से प्रकृति संबंधी जो पेंटिंग इसके द्वारा बनाई गई, चित्रों को उसने उतारा, और साथ ही चित्र के प्रकृति के जितने भी चित्रों का आयाम था, उन आयामों को कहीं ना कहीं इसने संयोग बनाकर एक प्रकार से, अगर हम बात करें, जो संयोग बनाकर कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण इसने उपस्थित किया जहां पर चित्रकला अपने आगे क्या दौर पर ये चली, या कहीं प्रकृति के प्रति जिस प्रकार से जो जागीर था उसकी संवेदनाओं की बात करते हैं, संवेदनाओं का जो मूल जो रहा, जो नूरजहां की जो कहीं ना कहीं भावना प्राण जो प्रवृत्ति थी, उनके लक्षणों से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें इसकी चित्रकला में देखी जाती है। नूरजहां प्रकृति चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो विशेषकर उसमें कहीं ना कहीं आकर्षक ये थी। और साथ ही अगर जहांगीर के लिए अगर बात करूं तो जहांगीर के समय में मंसूर ने सैकड़ों पुष्पों का चित्र बनाए। अगर आपको बता दूं, इसने जम्मू कश्मीर में भी इसको भेजा, जो डल झील है उसके किनारे में भी जो लाल पुष्पों का चित्रांकन इसको जम्मू कश्मीर में भी भेजा वहाँ के पुष्पों का चित्रांकन करने के लिए। और प्रत्येक जो जितने भी पुष्प थे, प्रत्येक पुष्प का एक नवीनतम तौर पर इसने सौंदर्य को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने का एक जिस प्रकार से मन को मोहने वाला चित्रों को ये बनाया करता था, ये अपने समय का बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट चित्रकार ये माना जाता था। और कहीं ना कहीं हम बात करते हैं प्रकृति का एक अंग जो हम मानते हैं, जिसे हम पशु पक्षी जो मूल तौर जो आपके पर्यावरण के अंदर या प्रकृति के अंदर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति भी इसकी संवेदनाएं थी। पशु प्रेमी था, पक्षी प्रेमी तो ये था ही, मानव के साथ जिस प्रकार से इसके संबंध स्थापित इसने करे, जागीर को किस प्रकार से पशु पक्षियों का से जिस प्रकार से विशेष लगाव रहा, पुष्पों के चित्रों के साथ आपको इसको देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो मंसूर था, मंसूर ने किस प्रकार से पशु पक्षियों के जिस प्रकार से चित्रों को भावपूर्ण रूप में जो चित्रांकन किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें जो इन पशुओं के जो चित्रों को विशेषकर अगर हम देखें व्यक्तिगत तौर पर, तो मानव कृतियों में कहीं ना कहीं इसने संयोग की जो पद कथा को जो रचा इसने, तो कहीं ना कहीं वो एकदम शानदार तरीके से इसने उकेरा। और कहीं ना कहीं व्यक्ति चित्रों में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा। ठीक है, इतना समझ गए? बताइए, तुम्हारे किसी मित्र को नींद आ चुकी है, देखा?